Hi guys, welcome back to my channel. This is the fifth episode for Until I Find You. So without wasting time, let's start the narration. स्टोरी के स्टार्ट में हमें बेकी दिखाई जाती है जो धीमे कदमों से चलती हुई अलिसारा के कैबिन में जा रही थी। उसने जाकर दरवाजे पर नॉक किया। मैम, मे आई कम इन? यस, कम इन। ये आवाज अलिसारा की तो नहीं थी। जब वो चलकर अलिसारा के डेस्क पर गई तो कोई चेयर दूसरी तरफ मोड़े बैठा था, जो उसे आता सुनकर मुड़ गया। तुम? बेकी फटी हुई आंखों से फ्रीन को देख रही थी। ऑब्वियसली मैं, मिस रेबेका, और अब से तुम मेरी गुलाम हो, सर्वेंट हो, नौकर हो। ये कहकर वो फनी तरीके से हंस रहा था। बेकी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। एनीवेज, बाकी बातें बाद में। सुबह सुबह हम पहले कॉफी पीते हैं। सो 1 कैपेचिनो विद डबल शॉट नाउ, रीन ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। बेकी गुस्से से उसे देखती रही, फिर पैर पटक कर गई और उसके लिए कॉफी बना लाई और उसके सामने रख दी। ऐसे नहीं, जरा तमीज से, जरा प्यार से। वेटर। बेकी ने कुछ नहीं कहा और दोबारा उससे कॉफी पकड़ाई। रीन ने एटीट्यूड से कॉफी पकड़ी और एक सिप लेकर बोला, चीनी थोड़ी कम है। बाय द वे, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारा पहला टास्क है कि तुम्हें कहना है रीन सरोचा इस दुनिया का सबसे कूल लड़का है। नहीं, बेकी ने चीख कर कहा। मुझे लगता है मुझे ये क्वेश्चन दोबारा कहना चाहिए। रीन सरोचा इस दुनिया का सबसे कूल लड़का है। नहीं। ये कहते कहते वो नींद से जागी। अभी भी वो तेज सांसें ले रही थी। ये कैसा ख्वाब था? अब वो बंदर पूरा दिन मेरे सिर पर नाचेगा और मुझे यूं ही बर्दाश्त करना है। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसे देखकर खुनकुआ भी नींद से उठ गया। बेकी, क्या हुआ? सब ठीक है? तुमने कोई बुरा सपना देखा? बुरा? बुरा बहुत छोटा लफ्ज है। बहुत बुरा। और अब तो मुझे रोज उस सपने को जीना है। क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। कुछ नहीं, आई एम सॉरी। नींद में मैं डर गई थी। ये कहकर वो दोबारा लेट गई, जबकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सिर्फ एक वही नहीं थी जो इतनी परेशान थी, कोई और भी था जो नींद में करवटें ले रहा था। रीन ने सपना देखा। पिसारा, मैं भाई हूं तुम्हारा। प्लीज मुझे इस जेल में इस पागल के साथ बंद करके मत जाओ। रीन खुद को एक जेल में देख रहा था, जहां एक कोने पर वो खड़ा था और बाहर अलिसारा को पुकार रहा था। दूसरे कोने में बेकी खड़ी थी और उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं रोज इसकी ये नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा हर काम करूंगा। मैं कभी भी कोई नौटी हरकत नहीं करूंगा, पर प्लीज मुझे इससे बचा लो। मुझे इस पागल के साथ नहीं रहना। ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। पिसारा मुस्कुराकर हाथ हिलाती हुई उससे दूर जा रही थी। पिसारा, पिसारा, मेरी बात सुनो। वहां पर 2 लोग और भी थे। नाम ने जज की तरह अपना हैमर डेस्क पर चलाया। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर फ्रीन सरोचा, तुम्हें तुम्हारे सारे मिस्चीवियस बिहेवियर और नॉटीनेस की वजह से रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कई महीनों के लिए जेल में बंद किया जाता है। नहीं, फ्रीन के मुंह से चीख निकली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। युंजू, जो फ्रीन का वकील था, वो इस फैसले से बहुत खुश लग रहा था। अरे पर तुम तो मेरे वकील हो। हाँ, लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछले वीक आपने मेरा फेवरेट वीडियो गेम मुझसे पहले खेल लिया था और मेरा रूम भी साफ करवाया था, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। तुम मेरे वकील हो या दुश्मन? पिसारा, पिसारा, मत जाओ पिसारा।
वो यही कहता जा रहा था और सारा उसकी आंखों से गायब हो गई। वो झटके से उठा। ये क्या था? कैसा अजीब ख्वाब था ये? ये चुड़ैल तो नींद में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। पता नहीं इसके साथ इतने महीने में कैसे काम करूंगा। नींद खुद को तसल्ली दे रहा था और फिर दोबारा सोने के लिए लेट गया। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन गॉड नोस के आगे क्या होने वाला था। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। फाइनली वो दिन आ गया जब अलीसारा अमेरिका जा रही थी। सब लोगों से मिल रही थी, लेकिन कोई था जो पूरे रास्ते मुंह फुलाए बैठा था और अभी भी बहुत गुस्से से अपनी बहन को जाते हुए देख रहा था। प्रीन, अब तो मैं जा रही हूं ना, अब भी मुझसे नहीं मिलोगे? उसकी बात सुनकर प्रीन ने बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए उसे टाइटली हग कर लिया। जाना जरूरी है? बहुत जरूरी, अलीसारा ने कहा। हिंजू, अंकल का ख्याल रखना। ऑफ कोर्स मॉम, और आप डैड के साथ डेटिंग कम करना और काम ज्यादा। बदमाश, ये कहकर अलीसारा ने उसका कान मरोड़ा। आओ, सच तो कह रहा हूँ। हैव अ गुड टाइम, हिंजू अपनी मॉम को छेड़ते हुए कह रहा था। अच्छा अच्छा, बस ठीक है। प्रीन, बुटीक का ख्याल रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, रबेका बहुत अच्छी है, मोस्टली वो सारा काम संभाल लेगी, तुम्हें बस उसके साथ हेल्प करनी है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम मुझे उस चुड़ैल के साथ फंसा कर जा रही हो। वो चुड़ैल नहीं है, थोड़े दिन काम करोगे तो वो तुम्हें भी अच्छी लगने लगेगी, अलीसारा ने हमेशा की मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। और उसके बाद वो बोर्डिंग के लिए क्राफ्ट की तरफ चली गई और बाकी सब लोग घर आ गए। यहाँ एक तरफ फ्रीन शीशे के सामने खड़ा खुद को काम डाउन कर रहा था। इट्स ओके ब्रो, बस तुम्हें उस पागल साइको से दूर रहना है और जितना हो सके उससे बात नहीं करनी। दूसरी तरफ बेकी भी यूं ही शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। बस उस मंकी के साथ बहस नहीं करनी, जितना हो सके अपने काम में लगे रहना है और उसे इग्नोर करना है। वो दोनों खुद से यही वादा करते तैयार हो रहे थे, एक ही जगह जाने के लिए। बेकी बुटीक जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। ये उसकी मॉम की कॉल थी। हाय मॉम, कैसी हो आप? बेकी ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रिंसेस, तुम कैसी हो? उसकी मॉम पूछ रही थी। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? मॉम, एक बुटीक में काम स्टार्ट किया है, बस वहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तुम पूरा दिन कामों में लगी रहती हो बेटा, अपने लिए भी टाइम निकाला करो, उसकी मॉम प्यार से कह रही थी। क्या करूं, पूरा दिन रायल के बारे में ही सोचती रहती हूँ, उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। और कुआ? उसकी मॉम के सवाल पर वो ठहर गई। 9 साल गुजर चुके थे, पर अब भी वो उसके लिए कुछ महसूस नहीं कर पाती थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? उसकी मॉम ने पूछा। मॉम, क्या मैं सच में उन कुआ से बहुत प्यार करती थी? पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मेरे पास्ट में कुछ है जो मुझे नहीं पता। उसकी मॉम उसके सवाल से डर जाती थी। कुआ के डैड और तुम्हारे डैड बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम लोग बचपन से साथ हो, और तुम्हारे डैड अकेले तुम्हें लंदन नहीं भेजना चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम यहीं पर पढ़ाई करो। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम कुआ के साथ जा रही हो तो उन्होंने तुम्हें अलाउ कर दिया। उसके बाद तुम लोगों ने लंदन में ही डेट किया, और उसके बाद क्या हुआ वो तो तुम जानती हो। तो मेरे पास हमारी लंदन की फोटोग्राफ्स और चीज़ें क्यों नहीं हैं? तुमने वो सब यहाँ आने से पहले कोरियर कर दी थी और कोरियर कहीं मिस हो गया, इस वजह से। उसकी मॉम ने कुछ सोचते हुए कहा। इतना मत सोचो बेकी, जो गुजर गया उसे जानकर क्या करोगी? 9 साल से तुम दोनों साथ हो और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। बस तुम ये याद रखना कि
वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसका ख्याल रखना काम है तुम्हारा। उसकी मॉम उसे समझा रही थी। मैं समझती हूँ मॉम, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हमारे रिश्ते को बिल्कुल पहले जैसा कर दूं, पर पता नहीं क्यों एक दीवार सी है जो मुझे महसूस होती है। उसकी मॉम जानती थी कि वो दीवार क्या है, लेकिन वो उस दीवार को हटा नहीं सकती थी। बेकी, बस भूल जाओ, जो हुआ उस सबको भूल जाओ, और ये बात याद रखो कि कुआ ने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, हमेशा। बस उसकी कदर करना। ओके मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बुटीक जाना है। बेकी ने ये कहा और फोन रख दिया। आज भी उसकी मॉम की आवाज में एक अजीब सी झिझक थी जिसे उसने महसूस किया। क्या था वो सच जो कोई भी उसको बताने को तैयार ही नहीं था? और सीन मूव होता है फ्रीन की कार में। फ्रीन ह्यूंजू को स्कूल ड्रॉप करके बुटीक जाने वाला था, और पहली दफा ह्यूंजू ने उसे इतना चुपचाप देखा था। अंकल, सब ठीक तो है ना? ह्यूंजू ने फ्रीन को देखकर पूछा। हाँ, सब ठीक है। बस ये सोच रहा हूँ कि पूरा दिन वो चुड़ैल मेरा क्या हल करेगी। अंकल, वो आपका कोई हल क्यों करेगी? ह्यूंजू ने उसे देखकर कहा। अब तो आप उसके बॉस हैं ना? ये बात फ्रीन के दिमाग को हिट कर गई। अब तो मैं उसका बॉस हूँ। हाँ, अब तो मैं उसका बॉस हूँ। सच में, अब तो मैं उस चुड़ैल का बॉस हूँ, उसने एक्साइटेड होकर कहा। ओके, लगता है इस बात से आप काफी खुश हैं। खैर, मेरा स्कूल आ गया है तो बाद में मिलते हैं। फ्रीन ने गाड़ी रोकी और ह्यूंजू गाड़ी से उतर गया और विंडो से देखकर बोला, बेस्ट ऑफ लक विद योर चुड़ैल। ये कहकर वो चला गया और फ्रीन सामने के मिरर में देखकर अपने बाल सेट करते हुए बोला, तो मिस रेबेका, अब तुम्हें पता लगेगा कि फ्रीन सरोजा क्या चीज है। ये कहकर वो हंसा और उसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। और सीन मूव होता है बुटीक में। बेकी अपने कामों में लगी थी। तभी एटीट्यूड से चलता, पैंट की पॉकेट में हाथ रखे फ्रीन बुटीक में आया। गुड मॉर्निंग मिस वॉन। वो आकर सबसे पहले मिस वॉन से मिला। गुड मॉर्निंग खुनफ्रीन, आज आपका पहला दिन है, उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहे, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा कैसे होगा मिस वॉन, उसने बेकी के डेस्क को देखकर कहा, जो उसके कैबिन के बिल्कुल सामने था। क्योंकि मुझे आज से रोज अतरंगे आड़े टेढ़े लोगों को देखना पड़ेगा, पर क्या कर सकते हैं, काम भी तो करना है, फ्रीन ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। बेकी उसकी बात सुनकर मुंह फुलाकर उसे देखने लगी और फ्रीन कैबिन की तरफ बढ़ गया। जाते जाते रुककर मिस वॉन को देखकर बोला, सबसे पहले मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, 1 कैपेचिनो विद डबल शॉट। सुना है हमारी हेड डिजाइनर बहुत अच्छी कॉफी बनाती हैं, मुझे उनके हाथ की कॉफी चाहिए। ये कहकर वो अपने कैबिन में चला गया। मिस वॉन बेकी के डेस्क पर आई। रेबेका, सर तुम्हारे हाथ की कैपेचिनो पीना चाहते हैं, मिस वॉन ने कहा। बेकी ने उन्हें देखकर कहा, पर ये मेरे जॉब का हिस्सा नहीं है। ओ कम ऑन बेकी, बना दो ना, उसके साथ तुम्हें जो डिस्कस करना है डिजाइन्स के बारे में वो भी कर लेना। बेकी मिस वॉन को देखने लगी। आफ्टर ऑल फ्रीन अलीसारा का भाई था, तो वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। बेकी ने हाँ में सर हिलाया और किचन में जाकर फ्रीन के लिए कॉफी बना लाई। कॉफी लेकर जब वो उसके कैबिन में आई तो वो टेबल पर दोनों टांगे टिकाए बहुत इजी मोड में लेटा हुआ था। उसने आकर नॉक किया। मे आई कम इन? फ्रीन ने कोई जवाब नहीं दिया और इस तरह इशारा किया जैसे उसे नींद आ रही हो। मे आई कम इन? बेकी ने दोबारा कहा। अब भी कोई जवाब नहीं आया। बेकी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए
दोबारा से गहरी सांस लेकर बोली, मे आई कम इन सर? ये सुनकर फ्रीन सीधा हो गया। यस यस, कम इन मिस रेबेका, उसने कहा। बेकी ने जाकर कॉफी का कप उसके टेबल पर रख दिया। आपने कॉफी मांगी थी, ये कहकर वो गर्दन अकड़ाकर मुड़ी और निकलने ही वाली थी जब फ्रीन की आवाज ने उसे रोक लिया। वैसे मिस रेबेका, आप यहाँ पर बैठकर मुझसे जरा थोड़ा सा डिस्कशन कर सकती हैं? डिस्कशन? किस बारे में? बेकी ने मुड़कर उससे कहा। मेरी बहन ने कहा था आप मुझे यहाँ पर काम समझाने वाली हैं। मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, पर अच्छी और बुरी चीज़ों को तो मैं पहचान ही सकता हूँ। ये कहकर उसने बेकी के डिज़ाइंस उठाए और उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये डिज़ाइंस बहुत फीके और बेरंग नहीं लगते आपको? बेकी उसे देखकर बोली। ये ब्राइडल ड्रेसेस हैं। ये इन्हीं तरह के कलर्स में होते हैं क्योंकि ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ओह, ऐसा है क्या? फ्रीन ने वो डिज़ाइन साइड पर रख दिए। कॉपी साइड पर रखकर वो चलता हुआ आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अब से रोज सुबह कॉफी से लेकर शाम तक मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। मैं जो करूँ उसमें, मैं जहाँ जाऊँ उसमें, हर जगह पर मुझे तुम मेरे साथ चाहिए हो। वो उसकी आंखों में देखकर कह रहा था। उसकी आंखों में ये कैसी कशिश थी कि बेकी उसकी आंखों में ही देखती जा रही थी। कुछ देर के लिए फ्रीन भी खुद को भूलने लगा। वो जब भी यूं एक दूसरे को देखते तो दुनिया थम सी जाती थी। आखिर क्या था ये? इस बात के बारे में तो वो दोनों ही नहीं जानते थे। वो दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी बेकी का फोन बज उठा। ये खून कुआ की कॉल थी। आई एम सॉरी, ये कॉल लेना ज़रूरी है, ये कहकर बेकी ने वो कॉल अटेंड की और कैबिन से बाहर चली गई और फ्रीन ने अपना दिल पकड़ लिया। ये मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये कहकर वो दोबारा आया और अपनी सीट पर बैठ गया। हाँ कुआ, क्या हुआ? बेकी ने पूछा। बेकी, मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि अगर तुम टाइम से फ्री हो जाओगी तो मैं तुम्हें पिक करते हुए घर ले जाऊं। आज से पहले खून कुआं ने कभी उससे ऐसा नहीं कहा था। नहीं, मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी। आपको पता है ना, आज न्यू बॉस के साथ फर्स्ट डे है। आप राइल को लेकर घर चले जाइएगा, मैं सबवे से आ जाऊंगी। आर यू श्योर? खून कुआं ने पूछा। यस, आई एम श्योर, बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, तो मैं अपनी स्वीट वाइफ का घर पर इंतजार करूंगा। ये कहकर खून कुआं ने फोन रख दिया और बेकी दोबारा अपने काम में लग गई। और सीन मूव होता है राइल के स्कूल में। राइल अभी कुछ ही दिन से इस स्कूल में जा रहा था जो बेकी ने उसके लिए पसंद किया था। वो लंच टाइम में अपना लंच लेकर बैठने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। तभी उससे कुछ बड़े बच्चों ने आकर उसे घेर लिया। कहाँ जा रहे हो लिटिल पपी? लंच तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा, ये कहकर एक बच्चे ने उसका टिफिन छीन लिया। पैसे कितने हैं तेरे पास? दूसरे ने पूछा। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, राइल उन्हें देखकर कह रहा था, जो उससे काफी बड़े थे। पकड़ो इस पिद्दी का बैग, जरूर कुछ ना कुछ होगा। मम्मी ने कुछ देकर नहीं भेजा। कपड़े देखो जरा इसके, चैरिटी केस लगता है। स्कॉलरशिप पे आए हो क्या? वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। राइल ने सर झुका लिया और हाँ में सर हिलाया। अरे ये तो सच में गरीब बच्चा है, ये कहकर वो सब हंसने लगे। तुझे क्या लगता है तेरे जैसे बच्चे आकर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे और हमारी बराबरी करेंगे? ये कहकर एक बच्चा
राइल के सर पर पंच मारने ही वाला था, तभी किसी के हाथ ने उसे रोक दिया। ये ह्यूंजू था। उसे देखकर सब लड़के डर गए। वो यहाँ के ट्रस्टी मिस्टर चंकी माँ का ग्रैंडसन था। ये क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती? बच्चे को तंग कर रहे हो। वो उन्हें देखकर कह रहा था। दो इसकी चीजें वापस, अभी। उसके कहने पर उन बच्चों ने उसकी चीजें वापस कर दी। इस दफा तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, अगली बार प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाऊंगा। यूंजू उन लड़कों को डांट रहा था। सॉरी सॉरी, ये कहकर वो लड़के पीछे होने लगे और मुड़कर राइल को देखकर बोले, आज तो इसने तुझे बचा लिया, दोबारा तुझे बाद में देखेंगे। क्या कहा? यूंजू ने उनकी बात सुन ली और उस लड़के को कॉलर से पकड़कर बोला। वो इंटेलिजेंट था, तभी टॉप 20 स्टूडेंट्स में आया। तुम्हारी तरह नहीं जो अपने पेरेंट्स के पैसों के बल पर उछलते हैं। शर्म करो। ये कहकर उसने उस लड़के का कॉलर छोड़ दिया। दोबारा मैं तुम में से किसी को भी इस बच्चे के पास ना देखूं, समझ आ गई? यूंजू ने उन सबको डांटा और वो चले गए। और फिर वो राइल की तरफ मुड़ा। क्या हुआ बच्चे, नए हो क्या? कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा? वो राइल से पूछ रहा था, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लगता है तुम डर गए हो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया और कैंटीन में बिठा दिया। नाम क्या है तुम्हारा? राइल। राइल ने अपना नाम बताया। मेरा नाम ह्यूंजू है। यहाँ पर सब मुझे चैम्प कहते हैं, पर तुम मुझे ह्यूंजू कह सकते हो। क्या मैं आपको हुन ह्यूंजू कह सकता हूँ? हुन ह्यूंजू? ये सुनकर ह्यूंजू हंसने लगा। हाँ ठीक है, कह सकते हो। दिखने में काफी क्यूट हो तुम और बहुत ही मासूम। यहाँ पर कैसे सरवाइव करोगे? ये कहकर ह्यूंजू ने उसके बालों को छेड़ा। स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग। लड़के इतने बुज़दिल नहीं होने चाहिए। कोई तुम्हें घूर कर देखे तो उसकी आंखों में घूर कर देखो, फिर वो खुद ही तुम्हें देखना छोड़ देगा। ह्यूंजू आज उसे जिंदगी का एक नया सबक पढ़ा रहा था, जो इससे पहले कभी किसी ने उसे नहीं बताया। कॉमिक्स पढ़ते हो? ह्यूंजू उससे पूछ रहा था। राइल ने हाँ में सर हिलाया। मैं भी, बहुत शौक से। अच्छा मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ये कहकर वो खड़ा हुआ। मैं हाई स्कूल में हूँ। अगर वो लड़के तुम्हें दोबारा तंग करें तो बिला झिझक मेरी क्लास में आ जाना। उन्हें तो मैं खुद ही देख लूंगा। ये कहकर ह्यूंजू वहां से जाने लगा, जब राइल ने उसे पीछे से पुकारा। हुन ह्यूंजू। ह्यूंजू उसकी बात सुनकर रुक गया। क्या हुआ? राइल ने अपने बैग में से एक बुक निकालकर उसे दी। ये बहुत अच्छी है, मेरी मामा ने मुझे लाकर दी थी। मैंने पढ़ ली है। अगर आपको चाहिए तो रख लीजिए। राइल उसे देखकर कह रहा था। ह्यूंजू मुस्कुराने लगा। बहुत अच्छी है। ये कहकर ह्यूंजू ने वो बुक ले ली। तुम बहुत क्यूट हो, दोबारा मिलते हैं। ये कहकर ह्यूंजू हाथ हिलाकर वहां से चला गया और राइल उसे जाते हुए देखता रहा। इतना प्यार, इतनी अफेक्शन उसे अपनी मॉम के अलावा कभी किसी से नहीं मिली थी। उससे 7 साल बड़ा उसका ये दोस्त पहली मुलाकात में ही उसके दिल में एक गहरी जगह बना गया। उसके जाने के बाद काफी देर तक राइल उस रास्ते को देखता रहा जहां से ह्यूंजू गुजरा था, और फिर अपनी चीजें समेटकर अपनी क्लास में चला गया। काम करते करते लगभग शाम हो गई थी। प्रीन घर जाने के लिए जब अपने कैबिन से निकला तो अपने डेस्क के ऊपर एक सीढ़ी पर खड़ी बेकी को देखा, जो लाइट फिक्स कर रही थी। ये यहाँ खड़ी क्या सर्कस कर रही हो? ऑफिस बॉय से क्यों नहीं कहा? प्रीन
नीचे खड़ा उससे कह रहा था, थोड़ा सा ही काम था और मुझे ये सब आता है। ऑफिस बॉय अवेलेबल नहीं था, कहीं बाहर गया था काम से, तो मैंने सोचा खुद ही कर लूं। वो अभी भी बिना फ्रीन की तरफ देखे लाइट फिक्स कर रही थी। चलो हटो, मैं कर देता हूँ, तुम स्लिप हो जाओगी। नहीं, मैंने आपसे कहा ना मुझे बैलेंस बनाना आता है। बेकी उसकी तरफ मुड़ी और उसका एक पैर स्टेयर से स्लिप हो गया और वो फिसल कर गिरने ही वाली थी जब फ्रीन ने उसे बाहों में थाम लिया। वो आकर फ्रीन की बाहों में गिरी और उसके दोनों बाजू खुद ब खुद फ्रीन की गर्दन के गिर्द लिपट गए। दोनों एक दूसरे को बड़ी गहरी नजरों से देख रहे थे। एक बार फिर खुद ब खुद बेकी का हाथ फ्रीन के गाल पर जा ठहरा और वो बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रही थी। सांसें खुद ब खुद तेज होने लगीं। फ्रीन ने यूं ही उसे उठा रखा था। बेकी ने उसे कंधों से थाम रखा था। फ्रीन का चेहरा खुद ब खुद बेकी के चेहरे के पास आने लगा। बेकी ने अनजाने में आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक फ्रीन यूं होश में आया जैसे किसी ख्वाब से जागा हो। कहा था ना तुम्हें कि स्लिप हो जाओगी, पर तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी हाइट की तरह छोटा है। फ्रीन ने उसका मजाक उड़ाया। मेरी हाइट कम नहीं है, बेकी ने आंखें खोलकर उसे गुस्से से देखते हुए कहा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फ्रीन ने बेकी से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता तो नहीं है। फ्रीन ने उसके पैर की तरफ देखकर कहा। जरा चलकर दिखाओ, चल पा रही हो? फ्रीन ने उसे उतारा और वह वाकई ही लंगड़ा कर चल रही थी। कहा था मैंने। फ्रीन ने दोबारा उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप करो, फ्रीन ने गुस्से से कहा। फिर ले जाकर उसे कैबिन में बिठाया और फर्स्ट एड किट ले आया जिसमें स्प्रे पड़ा था। उसने अपने हाथ से बेकी का जूता उतारा और उसके पैर पर स्प्रे करने लगा। थोड़ी देर में बेकी के पैर का दर्द गायब हो गया और अब वो पहले की तरह चल सकती थी। वो बड़ी गौर से फ्रीन को देख रही थी। क्या है ये इंसान, कभी इतना केयरलेस और कभी इतना केयरिंग, कभी इतना नॉस्टी और कभी इतना प्यारा। वो उसे देखी जा रही थी और फ्रीन का सारा ध्यान उसके पैर की तरफ था। अब बेटर फील कर रही हो? फ्रीन, जो अपने हाथ से बेकी के पैर को दबा रहा था, उसे देखकर बोला। हाँ, पहले से ठीक है। तो फिर जरा चलकर दिखाओ, फ्रीन ने कहा। बेकी उसके सामने दोनों पैरों पर चली। अब वो पहले से बेहतर थी। नाइस, फ्रीन ने कहा। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, दैट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे तुम्हारी नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। अगर रास्ते में इसी तरह कहीं टकरा कर गिर गई तो जो 1 महीने की तुम्हें सैलरी एडवांस में दी है वो तो वेस्ट हो जाएगी ना। चलो मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। फ्रीन और उसके जोक्स और टॉन्ट्स, अभी जो थोड़ी देर पहले बेकी की राय थी, वो फिर से फ्रीन की जोक पर बदल गई। ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। वो यही सोचती फ्रीन के पीछे पीछे चल पड़ी। और सीन मूव होता है फ्रीन की कार में। वो बेकी को घर ड्रॉप कर रहा था। बाहर जोरों की बारिश होने लगी थी। बेकी कार की विंडो के बाहर बारिश को देख रही थी। फ्रीन उसे देखकर बोला, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है? बेकी ने कहा, बहुत ज्यादा। बारिश, धूप, आंधी, हवा, नेचर से जुड़ी हर चीज मुझे बहुत पसंद है। फ्रीन उसकी बातें सुन रहा था।
जिंदगी में पहली बार किसी की बातें अच्छी लग रही थी, वो भी इस चुड़ैल की। फ्रीन अपने दिल को कंट्रोल करता फिर गाड़ी चलाकर सामने देखने लगा। बेकी सीधी होकर बैठी और अब वो फ्रीन को देख रही थी। अगर चुप करके तमीज से बैठे तो इतना भी बुरा नहीं है, बेकी ये सोच रही थी। काफी देर दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। तो कुछ बताओ अपने बारे में, फ्रीन ने पूछा। अपने बारे में क्या? अपने घर के बारे में, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के बारे में। आप मेरी फैमिली के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? बेकी ने कहा। फ्रीन ने नाराजगी से उसे देखकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम कि मैं तुम में कोई इंटरेस्ट ले रहा हूँ। वो तो तुम्हें ड्रॉप कर रहा था तो इसलिए पूछ लिया। मुझे पता है, वैसे भी तुम्हारी लाइफ बहुत ही बोरिंग और फीकी होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? बेकी उसे देखने लगी। हाँ, देखो खुद को, अपना आउटफिट ही देख लो। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, बंधे बाल, आंखों पे ग्लासेस और एक फीका सा चेहरा। बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती तुम, फ्रीन उससे कह रहा था। अच्छा, अच्छी बात है कि मैं आपको अट्रैक्टिव नहीं लगती। वैसे आप भी कहीं के प्रिंस नहीं लगते, पता है आपको? मुझे पता है मैं प्रिंस नहीं लगता, मैं तो हूं ही प्रिंस। फ्रीन बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला। माना कि तुम मेरे जितनी गुड लुकिंग नहीं हो सकती, पर अगर अपने कपड़ों का और अपने आप का ख्याल रखोगी तो इतनी बुरी भी नहीं हो, फ्रीन कह रहा था। आपकी इस एडवाइस का बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं किसी भी वजह से खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ये कहकर बेकी मुंह फुलाकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले की उसकी राय फिर बदल गई। रीन बहुत नॉस्टी और इरिटेटिंग है, वो यही सोच रही थी। थोड़ी देर में बेकी के घर की बिल्डिंग आ गई। ओह, तो तुम बिल्डिंग में रहती हो? मुझे तो लगा था तुम्हारी कोई शानदार सी गुफा होगी या तुम किसी सुपर कूल पेड़ पर रहती होगी, जैसे नॉर्मल चुड़ैलें रहती हैं। बेकी गुस्से से उसे देखकर बोली, आपको भी किसी रूम में होना चाहिए, पर आपका भी तो इतना बड़ा मेंशन है। ये कहकर वो कार से निकली और अपने घर की तरफ बढ़ गई। उसकी बात सुनकर रीन हंसा और गाड़ी को घर के रास्ते पर डाल दिया। और सीन मूव होता है बेकी के घर पर। बेकी घर आकर भी फ्रीन की कही बातों के बारे में सोच रही थी। देखो खुद को, जिस तरह की तुम फीकी फीकी सी लगती हो, तुम्हारी लाइफ भी उसी तरह बदमजा और फीकी होगी। क्या फ्रीन ठीक कह रहा था? क्या उसकी लाइफ जैसी दिखती है वैसी नहीं है, बहुत फीकी और बेरंग है? वो यही बातें सोच रही थी और दूसरी तरफ फ्रीन नाम के साथ बैठा था। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन उस चुड़ैल के साथ? जिंदा वापस आ गई, गनीमत है। नाम उसका मजाक उड़ा रही थी। वैसे काम के मामले में वो काफी अच्छी है, फ्रीन कह रहा था। ओह, तो यानी तुम्हें वो पसंद आने लगी? नहीं, पसंद नहीं आने लगी, पर मुझे लगता है कि बस हम गलत सिचुएशंस में फंस गए थे। इतनी बुरी भी नहीं है। तो मतलब तुम दोनों की दोस्ती हो गई? नाम ने पूछा। ओ कम ऑन, चुड़ैल के साथ दोस्ती? बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि काफी प्रोफेशनल है, काम के टाइम बिल्कुल इरिटेट नहीं करती। अच्छा फ्रीन, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। नाम फ्रीन की तरफ मुड़ी। तुमने आगे का क्या सोचा है? किस बारे में? फ्रीन ने पूछा। तुम्हारी शादी के बारे में, ऑब्वियसली। नाम देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो मुझे बता दो, मैं अंकल आंटी से बात करूंगी। फ्रीन इस टॉपिक को अब और ड्रैग नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ, पर कुछ सीरियस नहीं है। अगर कुछ सीरियस होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर नाम शॉक्ड रह गई। सच में? हाँ, सच में। ये कहकर
उसने सेलफोन निकाला और नाम को नीता की फोटो दिखा दी। ये है मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन अभी हम सिर्फ अर्ली स्टेजेस पर हैं, कुछ सीरियस नहीं है, तो तुम फिलहाल के लिए इन सब बातों को होल्ड पर रखो। ये सुनकर कि वो किसी लड़की में इंटरेस्ट ले रहा था, नाम थोड़ी इजी हो गई। ये तो बहुत अच्छा है, दिखने में भी काफी प्यारी है। कैसे मिली? कहाँ मिली? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? एक ऑक्शन में मिली थी। कुछ टाइम से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। प्रीन ने ये कहकर नाम को सेटिस्फाई कर दिया। नाम कुछ और कहती इससे पहले ही प्रीन का फोन बजने लगा। ये नीता की कॉल थी। अभी भी जोरों की बारिश हो रही थी। नाम ने उसकी कॉल देखकर कहा, ओह, इतना रोमांटिक मौसम है, तभी तुम्हें कॉल कर रही होगी। एंजॉय। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। प्रीन नीता की कॉल उठाकर बैल्कनी की तरफ आ गया। हाय डॉग, सब ठीक? प्रीन ने फोन उठाते ही कहा। हाँ फ्रीन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नीता जो पेपर्स देख रही थी, प्रीन की आवाज सुनते ही बोली। इतनी रात को कॉल की, सब ठीक है? प्रीन पूछ रहा था। हाँ, तुम्हें एक बात बतानी है, पर वो बहुत बड़ी है। तुम अभी आ सकते हो क्लिनिक? क्या तुम इतनी बारिश में क्लिनिक में हो? हाँ, अगर तुम आ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन, हम कल बात कर लेंगे। नहीं, अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं अभी आ रहा हूँ। आर यू श्योर? नीता ने कहा। हाँ, जस्ट गिव मी 20 मिनट्स। ओके, आई एम वेटिंग, नीता ने कहा और फ्री ने कॉल रख दी। नाम उन दोनों के लिए कॉफी बनाकर लाई। अरे अरे, कहाँ चले? उसे तेजी से निकलता हुआ देखकर नाम ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है, रिलेशन में आने के बाद इंसान बस चक्कर ही लगाता रहता है। नीता ने कॉल की थी। ये कहकर उसने टेबल पर पड़ी कार कीज उठाई और तेजी से नाम के अपार्टमेंट से निकल गया। नाम मुस्कुरा रही थी। अगर वो सच में किसी के साथ रिलेशन में था तो ये एक अच्छी बात थी। और सीन मूव होता है नीता के क्लिनिक पे। प्रीन जितनी जल्दी हो सका गाड़ी चलाकर नीता के क्लिनिक गया। हाय डॉग, इतनी बारिश में बुलाया तुमने मुझे? ऑब्वियसली बात तो बहुत बड़ी होगी, प्रीन नीता के कैबिन में आते हुए कह रहा था। प्रीन प्लीज बैठो, उसे देखकर नीता ने कहा। इतनी रात को यहाँ वैसे क्या कर रही हो क्लिनिक में? बारिश हो रही थी और मैं एक केस स्टडी कर रही थी, इसीलिए आज यहीं पर रुक गई। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास तुम्हारी पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। आज मैं लंदन के एक केस को स्टडी कर रही थी। उसी ईयर में मुझे एक और केस मिला जो तुम्हारे नाम का है। ये सुनकर प्रीन की आंखें बड़ी हो गईं। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि जिस ईयर में तुम्हारा पताया में एक्सीडेंट हुआ था, उससे लगभग 1 साल पहले तुम्हारा लंदन में एक्सीडेंट हुआ था और तुम अकेले नहीं थे। तो कौन था मेरे साथ? प्रीन हैरान सा पूछ रहा था। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी थी प्रीन। रिकॉर्ड्स में उसकी कोई भी चीज मुझे नहीं मिली, सिवाय तुम्हारी बिलोंगिंग्स के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कंफर्म था कि एक्सीडेंट 2 लोगों का हुआ था और वो दोनों कपल थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी भी थी। ये बात सुनकर प्रीन को लगा कि उसके सर पर आसमान गिर गया। पिछले 9 साल गुजारी हुई उसकी सारी जिंदगी अब उसे धोखा, फरेब और झूठ लगने लगी। उसने अपना सर पकड़ लिया। प्रीन, प्रीन आर यू ओके? नीता चलती उसके पास आई। प्रीन तुम ठीक हो?
रीन ने हाथ के इशारे से उसे रोका। या आई एम फाइन, उसने दोबारा नीता को देखकर कहा। आर यू श्योर? 100% फ्रीन, मैंने कई जगह से कंफर्म किया है। ये कार तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड थी और तुमने लंदन में शादी की थी, लेकिन वो शादी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। ये सिर्फ एक रिलीजियस वेडिंग थी जो चर्च में की गई थी। उसमें लड़की की डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है। ये सुनकर फ्रीन समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह से रिएक्ट करे। उसे अपना आप, अपनी जिंदगी, हर चीज झूठ सी महसूस हो रही थी। वो घर गया और अपनी बीती हुई यादों का सुराग लगाने लगा। पुरानी ट्रंक्स, पुराने ड्रॉर्स, हर चीज चेक कर रहा था कि शायद उसे कहीं से कोई क्लू मिल जाए। तभी उसे अपनी कबर्ड के पीछे एक छोटी सी जगह पर बने लॉकर में एक रिंग मिली। इस रिंग को देखकर कुछ महसूस हो रहा था, कोई खास याद। फ्रीन ने बॉक्स में से वो रिंग निकाली। ये एक वेडिंग रिंग थी। फ्रीन ने उसे अच्छी तरह देखा तो उस पर 2 इनिशियल्स थे, FB। वो जानता था कि एक इनिशियल उसके नाम का है, तो ये दूसरा नाम कौन सा था? वो रिंग को यूं ही मुट्ठी में दबाए नीचे मेन हॉल में चला गया, जहां उसकी मॉम बैठी थी। फ्रीन, पूरा दिन कहाँ थे बेटा? कैसा रहा तुम्हारा दिन? पसंद आई तुम्हें कोई लड़की? उसकी मॉम हमेशा की तरह प्यार से पूछ रही थी। वो लाल आंखें लिए उनकी तरफ धीमे कदमों से चलता आ रहा था। उन्होंने उसे देखा। थोड़ा थोड़ा सा भीगा, लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा दुख था। फ्रीन, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ये कहकर उसकी मॉम उसके करीब आई और उसके गाल को छूने की कोशिश की। तभी फ्रीन ने उनका हाथ दूर झटक दिया। धोखेबाज हैं आप। धोखा दिया है आप सब लोगों ने मुझे। पिछले 9 साल से मुझे धोखे में रखा। फ्रीन, ये तुम क्या कह रहे हो? उसकी मॉम पूछ रही थी। मेरी जिंदगी, मेरी यादें, आप लोगों की बताई एक एक बात झूठी है। आप लोग सच में मेरे पेरेंट्स हैं या ये भी झूठ है? वो गुस्से से कह रहा था। फ्रीन, तुम्हारी बातें मुझे हर्ट कर रही हैं, उसकी मॉम ने कहा। हुआ क्या है बताओ मुझे। हुआ क्या है? आपने मेरे पिछले सारे रिश्ते, सारी यादें मुझसे दूर कर दिए और मुझसे पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है? क्या हुआ था मेरी बीवी के साथ? इस बात पर उसकी मॉम के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। जो पहले परेशान थी, अब उनका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। ओह, तो तुम्हें पता लग गया? आपको क्या लगा था पूरी जिंदगी आप मुझसे छुपा कर रखोगे? क्या हुआ था मेरी बीवी के साथ? वो एक्सीडेंट में मेरे साथ थी। वो जिंदा नहीं है ना? प्रीन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जिंदा नहीं रही तो आपने सोचा कि आप मेरी जिंदगी से उसकी यादें भी मिटा देंगे? आपको मुझे बताना चाहिए था। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। वो गुस्से से अपनी मॉम से कह रहा था। प्रीन, अभी तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो। जज्बाती? आपको पता भी है जज्बात क्या होते हैं? आप लोग सब पत्थर के बने हैं। मैं आप लोगों के सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा कि कुछ है जो मुझे अंदर से सताता है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मुझे यूं ही दर्द में तड़पने दिया। ऐसी जिंदगी गुजारने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। उसने ये कहा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा।
उसने मुड़कर देखा तो ये उसके डैड थे, जो गुस्से से उसे देख रहे थे। मर ही जाते। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का? ये कहकर उन्होंने फिर से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाया। उसे कॉलर से पकड़कर उसकी मॉम के करीब ले आए। देखो इस औरत को, पिछले 9 साल से ये तुम्हें देखकर जी रही है और तुम मर जाते हैं ना, सिर्फ उस लड़की के लिए जो तुम्हारे मरने से पहले ही तुम्हें मरा समझकर छोड़ गई थी। प्रीन उन्हें देखने लगा। मिसेस चंग की माँ अपने हस्बैंड को रोक रही थी। प्लीज हनी, छोड़ दीजिए। प्रीन की मॉम ने उसके डैड को रोकने की कोशिश की। उन्होंने प्रीन की मॉम का हाथ झटक दिया। छोड़िए आप मुझे। आपने ही कहा था कि इसे सच ना बताया जाए ताकि इसकी तबीयत ना बिगड़े, इसे दुख ना हो, और तुम अपनी मॉम को हर्ट कर रहे हो। उन्होंने पिछले 9 साल में जो केयर की, जो प्यार दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में। किस पर यकीन नहीं है तुम्हें? हाँ, मुझ पर, अपनी मॉम पर, अलीसारा पर, यूंजू पर, किस पर यकीन नहीं है तुम्हें? तुम्हें लगता है तुम हमारे बेटे नहीं हो? क्यों? सिर्फ एक उस लड़की की वजह से, जिसका ना नाम पता था ना ही कोई और चीज। एक दिन साहबजादे ने लंदन से कॉल करके कह दिया, किसी को पसंद कर लिया है मैंने, यहाँ शादी कर ली है, बहुत जल्दी आपको लाकर मिलवाऊंगा उससे। क्लास में हमसे कम, रुतबे में हमसे कम, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा, सिर्फ तुम्हारी मॉम की वजह से, ताकि तुम खुश रहो। और आज तुम उन्हीं से बदतमीजी कर रहे हो। उन्होंने प्रीन का चेहरा हाथों में थाम कर उसे देखकर कहा, बस करो अब ये बचपना। बी अ मैन। कब तक पुरानी बातों की वजह से औंधे मुंह गिरे रहोगे? उठाओ खुद को और जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। पूरे 9 महीने मल्टीपल सर्जरीज के बाद तुम्हें होश आया। तुम्हारी मॉम ने, अलीसारा ने, कौन सा टेम्पल था जहां जाकर तुम्हारे लिए दुआएं नहीं मांगी? ये इन दोनों की मेहनत और प्यार है जिसने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया। और आज तुम अपनी मॉम से ही बदतमीजी कर रहे हो। वो ये कह रहे थे और फ्रीन हैरान सा, परेशान सा उन्हें देख रहा था। ये सच नहीं है डैड। मैं ऐसी लड़की को कैसे पसंद? यही सच है। तुमने हमें ये नहीं बताया कि वो कौन है। 9 साल पहले हमने तुम्हें लंदन पढ़ने भेजा था। वहां पर ही तुमने किसी को डेट किया और उससे शादी कर ली, रिलीजियस वे में, चर्च में। तुमने कहा कि थाईलैंड आकर तुम दोनों शादी रजिस्टर करवाओगे। हमने मान लिया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अचानक तुम मिसिंग हो गए। हमने लंदन में पता किया, कहीं पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि तुम्हारे साथ एक्चुअली हुआ क्या है। अपने सारे सोर्सेस लगा दिए, तब जाकर हॉस्पिटल का एड्रेस मिला जहां पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। कितनी मुश्किल हालत में देखा है हमने तुम्हें, सिर्फ हम ही जानते हैं। जब वहां पहुंचे तो उस लड़की का नया बॉयफ्रेंड हमारे सामने खड़ा था, हाथ में डिवोर्स पेपर लिए जिस पर उसके सिग्नेचर थे। देखना चाहते हो? उसके डैड गए और स्टडी से एक डिवोर्स पेपर्स ले आए। उसने इन पर साइन कर दिया था। वो तुमसे डिवोर्स लेने वाली थी, लेकिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया। वो तुम्हें चीट करके बहुत पहले ही चली गई, जिसके लिए आज तक तुम खुद को तड़पा रहे हो। अब बस कर दो, जिंदगी में आगे बढ़ो। ये कहकर उन्होंने फ्रीन को कॉलर से पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे बेटे हो, मजबूत बनो। 1 महीना देता हूं तुम्हें, कोई भी लड़की पसंद करके उससे शादी करो, वरना अगले महीने मैं अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। फ्रीन खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था।
उनके हाथ में वो पेपर्स देख रहा था। क्या सच है क्या झूठ वो समझ नहीं पा रहा था। उनकी बातें सुनकर वो धीमे कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर पब चला गया। और इसी के साथ एपिसोड 5 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।